नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत समझौता या जिसे संराधन अधिकारी भी कहते हैं उसके बारे में, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, जिसका विवरण जो है इस अधिनियम की धारा 4 में दे रखा है। इसके बारे में सारी बातें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे और बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो 3 ईयर या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम में कोर्स कर रहा है तो फर्स्ट सेम में हमें इस एक्ट को पढ़ना होता है, जहां पर हमें इस टॉपिक को इसके अंतर्गत आता है और कवर करना है। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर, बिना टाइम वेस्ट करे और बात करते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में। औद्योगिक विवाद जो होता है ये उद्योगों में जो उद्योग का जो मेन मैनेजमेंट होता है, नियोजक होता है या जो उसके वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट के अगर हो जाते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसको हल करने के लिए बेसिकली जो है 3 बॉडी काम करती है। पहली बॉडी होती है समझौता बॉडी होती है, जिसका काम समझौता करवाना होता है, जिसमें कार्य समिति, समझौता अधिकारी और समझौता बोर्ड, जांच न्यायालय आता है। फिर दूसरा होता है न्यायाधिकरण बॉडी, जिसमें कि श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण आते हैं। और एक होता है पंचायत वाली। तो इस प्रकार से जो तमाम डिस्प्यूट है उसको हल करने का काम करता है। सो गाइस, समझौता वाली बॉडी में आज हम समझौता अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के बारे में जो है सेक्शन यानी कि धारा 4 में दे रखा है, आपको ये याद रखना है। अब हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो समुचित सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राजपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके। नियुक्ति जो होती है स्थायी या अस्थायी हो सकती है, अथवा किसी क्षेत्र विशेष या उस क्षेत्र में स्थित किसी उद्योग के लिए या फिर प्रतिष्ठान समुदाय के लिए हो सकती है। समझौता अधिकारी की योग्यता और संख्या के बारे में किसका कौन निर्णय करता है, तो ये समुचित सरकार यानी कि सरकार का विवेक अधिकार जो है निर्णायक होता है। यदि एक से अधिक समझौता अधिकारी नियुक्त होते हैं तो उनके क्षेत्र अधिकार को भी स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, टाटा केमिकल्स बनाम वर्सेस वर्कमैन ऑफ टाटा केमिकल्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक लैंडमार्क बात कही थी कि जो निपटारा होता है उसकी परिभाषा में अंतर्निहित 2 प्रकार के निपटारा का स्पष्टीकरण किया जाता है। एक निपटारा वह है जो किसी समझौता कार्यवाही के बीच होता है, और दूसरा निपटारा वह होता है जो नियोजक और कर्मकारों के बीच लिखित करार द्वारा किया जाता है, वह किसी समझौता कार्यवाही का परिणाम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अधिकार और कर्तव्य की। तो सबसे पहले आपको इसके काम को समझना चाहिए कि समझौता अधिकारी का मेन काम क्या होता है। तो यहाँ पर समझौता अधिकारी का जो मेन काम होता है, नियोजक और कर्मकारों के मतभेदों को दूर करके उनके पारस्परिक संबंधों में सुधार लाना, मध्यस्थता करवाना और सामंजस्य स्थापित करना, जिससे दोनों के ही हित जो है सुरक्षित रह सके और सामान्य हितों का स्पष्टीकरण हो सके। सरकार इनकी नियुक्ति मात्र कर देती है, इन्हें कोई विवाद रेफर नहीं करती, अर्थात इन्हें कोई विवाद नहीं दिया जाएगा कि ये लीजिए विवाद और आप इसको हल कीजिए, बल्कि ये वॉचडॉग की तरह काम करते हैं। वॉचडॉग मतलब समझ लीजिए घर के बाहर जैसे एक डॉग होता है जो रखवाली करता है, बिल्कुल उसी तरीके से वॉचडॉग की भूमिका निभाता है। अर्थात अगर इसको कहीं पर लगता भी है कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो ये एक्शन ले सकता है, अपना काम कर सकता है। लेकिन तो सिंपल सी बात है, लेकिन को छोड़िए, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। तो धारा 12 में वर्णित धारा 12 में एक्चुअल में जो समझौता अधिकारी है उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर जो नियोजक होता है, म्यूजिक लिखा जाता है बार बार, नियोजक एवं कर्मकारों की हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या काम करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो समझौता अधिकारी होता है बेसिकली ये 2 मामलों पर ही काम करता है। 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि विवाद अगर हुआ है तो उसके क्षेत्र अधिकार में होना चाहिए, और दूसरा कि वो डिस्प्यूट औद्योगिक विवाद होना चाहिए, ठीक है। अन्य प्रकार के विवादों से इसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए होंगे बात को कि विवाद जो है उसके जुरिडिक्शन में होना चाहिए, क्षेत्र में होना चाहिए, और औद्योगिक विवाद होना चाहिए। इन्हें न्यायिक पद्धति से अपना
काम करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये न्यायिक शक्तियाँ इन्हें नहीं होती, लेकिन न्यायिक पद्धति से इनको अपना काम करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और बेसिकली इसके कुछ अधिकार दिए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि पक्षकार साक्षियों ठीक है, साक्षियों और अन्य उपयुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना तथा उनकी प्रच्छा कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्हें सिविल प्रोसीजर की कुछ शक्तियां भी प्राप्त होती है, सिविल शक्तियां, कि अगर कोई विवाद आता है तो इसे संबंधित पक्षकारों को अपने पास बुला सकता है और उनसे जो है जांच पड़ताल के लिए जो भी वो उचित समझता है काम कर सकता है। दूसरा कि अगर इसको उचित सूचना देकर ही किसी प्रतिष्ठान में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसको लग रहा है और जाके घुस गया और बताओ तुम दो हमें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात अगर उसे ऐसा लगता है तो सबसे पहले उसे लिखित सूचना देनी होगी कि भैया आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, या फिर उसे सूचना देना चाहिए कि हम आएंगे आपके प्रतिष्ठान में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो उचित सूचना देकर ही प्रतिष्ठान में प्रवेश करेगा और किसी भी सुसंगत प्रपत्र को जमा करने का आदेश देना तथा निरीक्षण करना जो है इसका प्रमुख कार्य है, अधिकार है। अब यहाँ पर एक हमको बात काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य बनाम कृपाशंकर जायसवाल का मामला समझौता अधिकार द्वारा कराया गया समझौता यहाँ पर एक्चुअल में अवैध ठहरा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसने बिना नोटिस दिए ही जो उद्योग था उसके परिसर में प्रवेश किया था, तो इसीलिए यहाँ पर नोटिस देना आवश्यक है ताकि इस बात की जानकारी हो जाए कि वह अजनबी व्यक्ति नहीं बल्कि समझौता अधिकारी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो समझौता अधिकारी होता है इसे लोक सेवक के अधिकार भी प्राप्त होते हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार इसकी कार्रवाई में अगर कोई बाधा डालता है तो ये उसको दंडित भी कर सकता है और साथ ही इसके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में निहित अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हमें बहुत स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए। अब समझौता अधिकारी विवाद के विद्यमान हो जाने पर ही नहीं अपितु उसके संपन्न होने की संभावना देखकर भी कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जनरली इसको जो भी डिस्प्यूट होते हैं रेफर नहीं किए जाते हैं और हालांकि यह वॉचडॉग की तरह काम करता है और उसको संभावना लगती है तो भी काम कर सकता है और हम अगर हड़ताल वगैरह होती है उसका नोटिस मिलता है तो ये तुरंत काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, वीडियो हमने अपलोड किया है कि हड़ताल के लिए भी नोटिस देना पड़ता है। अब समझौता अधिकारी विवाद के ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, नियोजक और कर्मकार के बीच में तनाव, प्रदर्शन, नारेबाजी और अन्य गतिविधियों से कुछ आभास तो मिल ही जाता है। कार्यवाही शुरू करने के पहले समझौता अधिकारी को निम्न 2 बातों का जो है कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। पहला कि वो औद्योगिक विवाद है, दूसरा ऐसा विवाद अस्तित्व में होना चाहिए तथा उसके उत्पन्न होने की आशंका प्रतीत होनी चाहिए। उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं हम तो सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं से संबंधित विवादों में धारा 22 के अंतर्गत हड़ताल के नोटिस दिए जाने जो हड़ताल का नोटिस दिए जाने पर इसे शीघ्र अतिशीघ्र कोई उचित कदम उठाना चाहिए। उनका काम एक कैंप से दूसरे कैंप पे जाना और ये जानकारी प्राप्त करना है कि दोनों पक्षकारों से संबंधित ऐसे कौन से बिंदु है जिस पर समझौता हो सकता है तथा समझौते का सामान्यतः मान्य उपाय ढूंढ निकालना होगा और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ पर 1982 में संशोधन किया गया था इस एक्ट में और जो समझौता अधिकारी है उसको अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति की प्रच्छा के लिए उसकी उपस्थिति बाध्य करने के साथ किसी भी दस्तावेज को मंगाकर उसका निरीक्षण कर सकता है, लेकिन वह कि सदस्यों की जांच या उस पर शपथ पर परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, उसको ये वाली शक्ति प्राप्त नहीं है। अब हम एक बात देखते हैं, मैसर्स टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमैन के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि भारी बहुमत से मान लीजिए कि कोई समझौता होता है, यहाँ पर कंपनी है वर्सेस वर्कमैन है, कर्मकार है, के बीच में अगर भारी बहुमत से समझौता होता है और थोड़े से वर्कर इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं जो समझौता है निष्पक्ष नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इस प्रकार से नहीं है या दबाव समझौता कपट से किया गया है, तो ये भार इन वर्कर्स पे होता है कि वो साबित करे कि ऐसा किया गया था। ठीक है, मात्र क्योंकि थोड़े से व्यक्ति ही उसका जो है विरोध कर रहे हैं, तो काफी सोच समझ के यहाँ पर काम करना होगा। वकील या अधिवक्ता किसी पक्ष के समर्थन के लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं क्योंकि जुडिशली वाला इसका जो नेचर नहीं है। यहाँ पर इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि भारत पेट्रोलियम निगम का कर्मचारी संघ बनाम उसके कर्मकार गण का एक जो है जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समझौता की शर्तें स्पष्ट नहीं है
अथवा उसमें कोई विसंगति है तो कथित पक्षकार समझौते की शर्तों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जो है मांग सकता है। चलिए, न्यायिक प्रकृति नहीं है, हम स्पष्ट कर चुके हैं। अधिनियम की धारा 11(4), ठीक है, एक अधिनियम है इसमें की 11(4) के उपबंध में के अनुसार यदि समझौता अधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने का उचित आधार है और आवश्यक है और पंचायत का सत्यापन भी आवश्यक है, तो समझौता अधिकारी अपने कर्तव्य पालन के लिए उस रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, फिर भी उसकी कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की नहीं कही जाती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि कार्यवाही का प्रारंभ कब से होता है और इसकी कब समाप्ति होती है। तो जिस दिन से उसको हड़ताल या तालाबंदी का नोटिस मिल जाए या जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने की प्रबल आशंका हो, ठीक है, प्रबल आशंका होना बहुत जरूरी है, तो वो जो है अपना काम कर सकता है। धारा 20(1)(2) के अनुसार इसे तब तक समाप्त नहीं, मतलब इसे कब समाप्त माना जाएगा, यहाँ पर इसकी बात भी की गई है कि जब दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाता है या समझौता पत्र पर दोनों पक्ष या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हो जाते हैं। समझौता न होने पर जब उसका प्रतिवेदन उपयुक्त सरकार को प्राप्त हो जाए और जब समझौता अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रहते हुए विवाद किसी श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए, तो इन 3 कंडीशन के हो जाती है तो मान लिया जाता है कि समझौता अधिकारी का काम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, शुरू कब हुआ इसकी बात कर ली और कंप्लीट कब हुआ इसकी बात कर ली। अब आइए जानते हैं समझौते की बाध्यता किस किस पर होगी। तो समझौते की जो बाध्यता है वो, अगर कोई समझौता होता है तो सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है कि वर्कमैन ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम उसके मैनेजमेंट जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समझौता सराधन अधिकारी के समक्ष प्रबंधक एवं व्यवसायी संघ के बीच तय हुआ है तो वो कर्मकारों पर पूर्णतः जो है बाध्यकारी होगा। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर कोई समझौता जो उद्योग है या कोई कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट का हेड है उसमें और कोई व्यवसायी संघ के बीच भी हुआ है तो वर्कमैन को भी वो सारी चीजें मानना पड़ेगी। ठीक है, इस वाद में कहा है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात करते हैं कि प्रतिवेदन की अवधि क्या है, अर्थात समझौता अधिकारी कितनी कार्यवाही, कितने दिनों तक काम कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है या कोशिश कर सकता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। तो नियमतः ऐसा है कि समझौता अधिकारी को 14 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेजना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर किन्हीं कारणों से ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो स्वतंत्र, शून्य और निष्प्रभावी हो जाएंगे, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्य उतने ही मान्य रहेंगे। दोनों विवादग्रस्त पक्ष लिखित समझौता करके अवधि के बढ़ाए जाने की सरकार से प्रार्थना भी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे, यहाँ पर एक वाद याद रखना है हमको, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एएम के बस सर्विस के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट किया है कि 14 दिनों की अवधि के बाद भी समझौता अधिकारी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर बात करी। तो गाइज इसी के साथ हमारा समझौता अधिकारी जो है खत्म हो गया। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि, और अगर हम कुल मिला के कम शब्दों में बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि धारा 4 में इसके बारे में दे रखा है, धारा 12 में जो है इसके अधिकार और कर्तव्य या कहे इसके कार्य कर रखे हैं, उसको प्रतिवेदन का जो अधिकार है 14 होता है, इसको सिविल प्रोसीजर कोड की शक्तियां प्राप्त होती है, आईपीसी सेक्शन 21 के तहत भी इसको शक्तियां प्राप्त होती है। और दूसरी बात, अगर इसको कोई संभावना, मतलब ये वॉचडॉग की तरह काम करता है, अगर इसको लगता है कि डिस्प्यूट हो सकता है तो आगे रहकर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा या हड़ताल वगैरह का नोटिस मिलने पर काम करेगा और उचित सूचना देकर ही प्रतिष्ठान में प्रवेश करेगा। तो इस शॉर्ट शब्दों में हमने आपको बता दिया है, इतने पॉइंट भी आप अगर ध्यान रख के लिखते हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।